देखिए, अध्याय 16 पढ़ रहे थे हम भारतीय दंड संहिता का। इसमें अध्याय 16 में अब पढ़ेंगे अपन आगे धारा 304 ए से। धारा 304 ए जो है आपकी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। ये याद रख सकते हैं कब जोड़ी गई थी ये धारा? 1870 में। कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रखना है आपको। 1870 में जो है इसको अधिनियम में जो है जोड़ा गया, अंत स्थापित की गई थी। ये धारा कब अंत स्थापित की गई थी? 1870 में। तो भाई उपेक्षा द्वारा जो मृत्यु कारित करने संबंधी जो अपराध है धारा 304 ए में जो दिए गए हैं, कैसे अपराध होते हैं, इसके लिए क्या जरूरी है, मतलब कौन तरीके के अपराध जो होते हैं। तो कुल मिला के इसमें जो अपराध होते हैं, ऐसे अपराध आते हैं इसमें जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते, हत्या और आपराधिक मानव वध, मानव वध, इसमें ऐसे अपराध आते हैं जो हत्या और आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आते। काय में नहीं आते? इनकी श्रेणी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? अब अपन ये देखें कि भाई हत्या और आपराधिक मानव वध की श्रेणी में क्यों नहीं आते। क्योंकि जो धारा 304 ए के तहत जो हत्या होती है, एक तरीके से हत्या है, वध होता है ना, तो इसमें उपेक्षा द्वारा होता है। इसमें ना तो किसी व्यक्ति का जो है मृत्यु जो व्यक्ति कारित करता है उसका कोई आशय होता है, ना तो उस व्यक्ति का कोई आशय होता है किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, ना ही उस व्यक्ति को क्या होता है, कोई ज्ञान होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो अपराध हैं, जो उपेक्षा द्वारा अपराध होते हैं, अगर उपेक्षा द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वो धारा 304 ए में आते हैं। यानी कि हत्या की परिभाषा में भी नहीं आते और आपराधिक मानव वध की परिभाषा में भी नहीं आते। उनको एक अलग ही श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि इसमें क्या करता है व्यक्ति, इसमें उपेक्षा द्वारा कार्य करता है, उतावलेपन से कार्य करता है, लापरवाही कह लीजिए, लापरवाही पूर्ण तरीके से कोई व्यक्ति कार्य करता है और उस लापरवाही पूर्ण तरीके से कार्य करके वो किसी अन्य व्यक्ति की क्या कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है। क्या कर देता है? मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसे अपराध जो है हत्या और आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ना आकर के धारा 304 ए की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें ना तो उस व्यक्ति का आशय होता है हत्या कारित करने का, और ना ही उस व्यक्ति को इसका क्या होता है, ज्ञान होता है। तो याद रखें, ये दो फैक्ट याद रखें कि धारा 304 ए में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है उपेक्षा द्वारा, तो उसमें उसका ना तो आशय होता है हत्या कारित करने का, ना ही उसको ज्ञान होता है। क्योंकि अगर आशय और ज्ञान होता तो या तो वो हत्या में आते या फिर वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में चले जाते। चूंकि आशय और ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये जो अपराध है धारा 304 ए की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये लापरवाही पूर्ण तरीके से जो है उसने कार्य किया है। तो ऐसी जो मृत्यु है उतावलेपन और आपकी उपेक्षा का परिणाम है। ये जो अपराध है ये कैसे अपराध है? उतावलेपन और उपेक्षा का जो है परिणाम है। इसीलिए इसमें केवल 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माने का जो है प्रावधान किया गया है। जबकि हत्या आपराधिक मानव वध में काफी ज्यादा सजा है, इसमें केवल कितनी सजा है? 2 वर्ष तक का कारावास। ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का जो है इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना कि जो अपराध कैसे होते हैं, हत्या आपराधिक मानव वध से जो है भिन्न अपराध होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि इसमें ना तो आशय होता है और ना ज्ञान होता है। इसमें जो व्यक्ति कार्य करता है वो उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण तरीके से करता है, यानी लापरवाही। सीधा सीधा याद रखें कि लापरवाही पूर्ण तरीके से वो कार्य करता है ना, ना तो उसको ज्ञान है ना आशय। अब इसमें 1 या 2 केस याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी कभी, है ना। सुकुरु, ये केस है सुकुरु, कविराज, सुकुरु कविराज बनाम सम्राट। आप कहोगे सम्राट पुराना वाद है इसलिए सम्राट, पहले सम्राट ही आता था। सम्राट, सम्राट, सुकुरु कविराज बनाम सम्राट, ये जो वाद है आपका 1887 का वाद है। 1887, काफी पुराना वाद है, लेकिन पूछा जाता है। काय से संबंधित है? धारा 304 ए से संबंधित। इस वाद में क्या फैक्ट था? इस वाद में एक व्यक्ति था, डॉक्टर नहीं था, लेकिन वो अनुभव के आधार पे पाइल्स का इलाज किया करता था। पाइल्स का, बवासीर जिसे कहते हैं, उसका वो इलाज करता था।
तो इसमें उतावलेपन से या कह लीजिए लापरवाही पूर्ण तरीके से कार्य करते हुए एक साधारण चाकू से, क्या किया इसने, साधारण चाकू से जो है उस व्यक्ति का जिसको पाइल्स था उसका इलाज किया। चूंकि अब जानते ही हैं कि जब कोई की सर्जरी वगैरह की जाती है तो डॉक्टर करते हैं तो वो अलग से अपने जो है औजार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं साफ वगैरह करके, या फिर नए औजार ही यूज किए जाते हैं आजकल तो, है ना, उस तरीके से काम करते हैं। तो इसने क्या किया, एक साधारण चाकू से जो है उसका जो है पाइल्स का इलाज किया। उस व्यक्ति को क्या हुआ, अब स्वाभाविक सी बात है, साधारण चाकू से जब इलाज किया है उसने, अनुभव के आधार पर इलाज करता था, मतलब ये कहता था कि मैं भैया मुझे पाइल्स का वो है, ज्ञाता हूँ, मैं पाइल्स का इलाज कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, एक साधारण चाकू से उस व्यक्ति का जो है पाइल्स का इलाज किया, और उससे क्या हुआ, उसको ब्लडिंग हुई, उसका रक्तस्राव हुआ बहुत ज्यादा, और उस व्यक्ति को जो है उस रक्तस्राव से क्या हुआ, उस व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित हो गई। तो इस व्यक्ति को जो क्या माना गया, इस व्यक्ति को धारा 304 के तहत क्या माना गया, दोषी माना गया। ठीक है, तो ये केस याद रखना है, नाम याद रखना है। फैक्ट मैंने बता दिया आपको, इसका केस क्या याद रखना है, काय से संबंधित है ये केस, धारा 304 से संबंधित। तो सुकरु कविराज, सुकरु कविराज बनाम सम्राट 1887 का ये बात है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें, जैकब मैथ्यू, ये भी पूछा जा सकता है, जैकब, जैकब मैथ्यू। ठीक है, ये केस भी आपको याद रखना है, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज वर्सेस पंजाब राज। ठीक है, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये 2005 का बाद है, 2005। तो ये दोनों जो केस हैं आपके 304 से संबंधित हैं, ये भी ऑपरेशन से ही संबंधित है। इसमें क्या कहा गया इस बात में, इस बात में आपका ये कहा गया कि उपेक्षापूर्ण ऑपरेशन के आधार पर कोई डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो उसे उपेक्षापूर्ण, जब उसने ऑपरेशन किया है तो उसके आधार पर केवल उसे तभी दोषी माना जा सकता है जब ये साबित कर दिया जाए कि उसने जो कार्य किया है वो उपेक्षापूर्ण तरीके से किया है। तो ये भी डॉक्टर से संबंधित है। ये कह रहा है इस धारा में, ये कहा, इस केस में ये कहा गया कि कोई डॉक्टर को उपेक्षापूर्ण आचरण से, मतलब उपेक्षा का दोषी तभी माना जाएगा जब उसने जो ऑपरेशन वगैरह किया है उसमें ये साबित कर दिया जाता है कि उस डॉक्टर ने वो ऑपरेशन जो किया है वो उपेक्षापूर्ण तरीके से किया है। देखिए, आप जानते हैं कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो एक फॉर्म भरा लेते हैं कि अगर इसमें कोई गलती होती है तो इसके दोषी हम नहीं। लेकिन अगर आप ये सिद्ध कर देते कि जो डॉक्टर ने जो काम किया है वो लापरवाही पूर्ण तरीके से किया, मतलब ऑपरेशन तो किया लेकिन उसने जो सावधानी ऑपरेशन में बरतनी चाहिए वो नहीं बरती, तो फिर वो इस धारा के तहत दोषी होगा। आप मान लो अगर कोई डॉक्टर सारी सावधानियां बरतता और फिर भी किसी व्यक्ति की अगर जान नहीं बचा सकता तो फिर वो दोषी नहीं होता। लेकिन अगर एक डॉक्टर लापरवाही पूर्ण तरीके से काम करता है, गलत तरीके से काम करता है, उपेक्षापूर्ण तरीके से काम करता है, जैसा उसे करना चाहिए वैसा नहीं करता है, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो बात है ये कहता है कि वो डॉक्टर जिम्मेदार होगा। तो कुल मिला के जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी उपेक्षा जो है आपको साबित करनी पड़ेगी, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उस डॉक्टर ने जो क्या किया है उपेक्षा पूर्ण तरीके से जो है इलाज किया। इसी उपेक्षा की वजह से जो हमारा मरीज था उसकी मृत्यु कारित हुई। तो आपको क्या साबित करना पड़ेगा, डॉक्टर की उपेक्षा साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस बात में कहा गया कि बगैर उपेक्षा साबित किए आप किसी डॉक्टर को दोषी नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये कौन सा वाद है, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य का जो है वाद। इसमें दो वाद आपको याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है, सुकरू कविराज बनाम सम्राट और जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज, ये दोनों बात धारा 304 से संबंधित है। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे 304 सजा कितनी है इसमें, 2 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माने या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। सजा कम केवल 2 वर्ष इसीलिए है क्योंकि केवल उपेक्षा है, कोई आशय और ज्ञान नहीं होता। धारा 304 के लिए कोई आशय और ज्ञान नहीं होता, इसीलिए, है ना, लापरवाही पूर्ण तरीके से कोई कार्य करके मृत्यु कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे धारा 304 304 सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 304 ये कहां से संबंधित है, ये आपकी दहेज, दहेज मृत्यु से संबंधित है। कैसे संबंधित है, दहेज मृत्यु। ठीक है, तो ये दहेज मृत्यु से संबंधित, ये सेक्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन ही पूछा जाता है कि दहेज मृत्यु से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 304 बी जो है आपकी दहेज मृत्यु से संबंधित है। अब बात आती है कि भाई ये 300 ए बी जो सेक्शन है ये भी एक अपन को याद रखने वाली चीज होता है कि ये जो है कब जोड़ा गया। ये आपकी 1986 में जोड़ी गई, 1986, ओ सॉरी 1986, 1886 लिख दे, 1986, 1986 में जोड़ी गई। 1986, 19 नवंबर 1986, पूरा भी डेट है 19 नवंबर, 19 नवंबर कौन सा 11वां महीना होता है, तो 19 नवंबर 1986 को ये जोड़ी गई। 19 नवंबर 1986 को क्यों जोड़ी गई? जो आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम था 1986, उसके द्वारा जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना 1986 में, तो फिर आईपीसी में भी संशोधन किया गया। क्यों जोड़ी गई? जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया 1986 में, आप जानते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, तो दहेज प्रतिषेध जब अधिनियम बना 1986, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई स्पेशल लॉ बना तो उसके लिए फिर आईपीसी में भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर संशोधन करके ये धारा को क्या किया गया, अंतः स्थापित किया गया। किस अधिनियम के आधार पर इसे स्थापित किया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके आधार पर जो है इसको जोड़ा गया 19 नवंबर 1986 को। अब बात आती है कि भाई दहेज मृत्यु होती क्या है। देखिए इसमें कहते हैं, पहले इसको देखें, ये कहता है जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति, ये क्या कह रहा है कि दहेज मृत्यु कब माना जाएगा? दाह, दाह मतलब कोई आग वगैरह लगा के मारता है, दाह मतलब का होता है किसी ने आग लगा दी, या कोई शारीरिक क्षति। कैसी क्षति? शारीरिक, शारीरिक क्षति मतलब सामान्य मौत नहीं है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जो मृत्यु होती है वो नहीं, उससे भिन्न मृत्यु है। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला विवाह की, किसी महिला की जो मृत्यु होती है और वो भी कितने वर्ष के भीतर? विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ये भी याद रखना है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से, अन्यथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों से, अन्यथा एक सामान्य परिस्थिति में जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है उससे अन्यथा, से अन्यथा मतलब एक नॉर्मल मौत नहीं है। ऐसे देख के लग रहा है कि ये जो मृत्यु हुई है वो सामान्य मृत्यु नहीं है, या तो उसको जला के मारा गया, वो कितने वर्ष के अंतर्गत? विवाह के 7 वर्ष के भीतर, तभी तो ये इंपॉर्टेंट शर्त है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, ये भी याद रखना है। दहेज मृत्यु तभी माना जाएगा जब विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हुई हो और वो भी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से, अन्यथा यानी जलाकर मारा गया हो, या उसके शरीर पर कोई ऐसी चोट हो, मारपीट की कोई निशान हो जिसके आधार पर यह साबित हो सकता है कि उसकी दहेज मृत्यु हुई हो और विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। इसके अलावा उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व, ये भी आवश्यक शर्त है, उसकी मृत्यु के पूर्व, ये भी साबित करना पड़ेगा, उसकी मृत्यु के पूर्व मतलब जब मृत्यु हुई थी उससे कुछ समय, हल्का जो भी हो वो तो तथ्य का प्रश्न है, उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, उनके द्वारा क्या की गई हो, कोई दहेज या वस्तु की मांग की गई, दहेज या किसी भी वस्तु की मांग की गई हो, दहेज या किसी वस्तु की मांग की गई, ये आवश्यक है। इसमें इस धारा में ये चीज आवश्यक है, किसी दहेज की मांग, ये भी याद रखना है, दहेज मृत्यु से पूर्व मतलब जब उसकी मृत्यु हुई तो ऐसा जो तथ्य होते हैं, तथ्यों से पता पड़ता है कि साहब इसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उससे मांग की जाती थी कि अपने मायके से जो है वो चीजें लाओ या पैसा लाओ, ये इस तरीके की जो है उससे मांग या डिमांड जो है की जाती थी। तो ये भी इसकी एक आवश्यक शर्त है। पहला तो सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होना चाहिए, दूसरा 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए, तीसरा कि उसकी जो मृत्यु हुई है उससे पूर्व पति हो सकता है, उसके नातेदार हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनके द्वारा क्या किया गया हो, दहेज की मांग जो है की गई हो, तो क्या माना जाता है? या फिर उसके साथ क्रूरता की गई हो, दहेज के लिए क्रूरता, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब दहेज के लिए क्रूरता मतलब वही मारपीट की जाती हो उसके साथ, उसकी पिटाई वगैरह की जाती हो कि भाई दहेज नहीं लाई या कम दहेज लाई, या उसको तंग किया जाता हो। क्रूरता का मतलब यही है, तंग वगैरह किया जाता है। तो क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा कि उस महिला की क्या हुई है, उस महिला की जो है दहेज मृत्यु कारित की गई। क्या माना जाएगा कि उस महिला का क्या हुआ है, दहेज मृत्यु कारित की गई है। अब देखिए
अब आप कहोगे कि भाई हत्या के लिए तो वैसे ही अपराध अलग से सजा है ही, तो फिर अलग से ये धारा क्यों जोड़ी गई? तो ये कोई हत्या का विकल्प नहीं है, ये जो धारा है ये कोई हत्या का विकल्प नहीं है, बल्कि ये दहेज के लिए की गई ऐसी हत्या है। तो ये भी क्या है, दहेज के लिए की गई हत्या, स्पेशल इसको कर दिया है तो हत्या ही, लेकिन ये दहेज के लिए की गई हत्या है, जिसके लिए मृतक विवाहिता के पति या पति के नातेदार को तब तक दायी नहीं माना जाएगा जबकि पहला कहता है अभियोजन पक्ष द्वारा हत्या साबित न कर दी जाए। मतलब अगर अभियोजन पक्ष हत्या साबित नहीं कर पाता है, अगर अभियोजन पक्ष हत्या साबित कर देता है तब दोषी माना जा सकता है। दूसरा, बचाव पक्ष भी इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध की गई उपधारणा को खंडित ना कर दे। तो बचाव पक्ष मतलब, बचाव पक्ष का मतलब कौन है? जिस पे आरोप लगा है, वो उसके खिलाफ जो न्यायालय ने उपधारणा की है। अब इसके जो है एविडेंस में क्या होता है, दहेज मृत्यु में न्यायालय उपधारणा कर लेता है, कर सकेगा नहीं, करता है कि अगर किसी विवाहित महिला है, उसमें ये सारी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो न्यायालय क्या करता है, उपधारणा करेगा। उसमें क्या आती है, न्यायालय उपधारणा करेगा। तो वहां न्यायालय मान के चलता है कि आपने दहेज मृत्यु जो है कारित की है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो अगर इस किसी व्यक्ति को जिस पर आरोप लगा है, उस सामान्यतः आप जानते हैं कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी को साबित करना होता है अपनी बात को कि भाई ऐसा हुआ है। लेकिन इस धारा में थोड़ा उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला की दहेज मृत्यु होती है, तो जिस घर वालों ने, यानी पति के पति, मान लीजिए जो पति होता है या उसके रिश्तेदार होते हैं, उनके बारे में न्यायालय ये उपधारणा कर लेता है कि आपने जो है जला करके मारा है, या आपने दहेज के लिए उसकी हत्या की है, या दहेज हत्या की है। ये सारी परिस्थितियां अगर होती हैं, 7 वर्ष के भीतर होता है, जला के होता है, क्रूरता की जाती है, तो न्यायालय मान के चलता है, न्यायालय मान लेता है कि भाई आपने दहेज मृत्यु कारित की है। तो यानी बचाव पक्ष पर ये सबूत का भार होता है कि वो इस तथ्य को साबित करे कि जो है हमने दहेज मृत्यु कारित नहीं की है। तो यहाँ सबूत का भार भी किस पर होता है? सबूत का भार भी एक तरीके से लड़के वालों पर ही होता है। उनको ही से साबित करना होता है कि ये जो मृत्यु हुई है, जो सामान्य मृत्यु है, हमने दहेज की ऐसी कोई मांग नहीं की है। इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा इसमें अंतर है। अब उपधारणा के आधार वही है जो मैंने बताया। एक तो 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होना चाहिए, दूसरा ऐसी मृत्यु जो दाह है या कोई शारीरिक क्षति के कारण होना चाहिए, मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग की जानी चाहिए, और साथ ही साथ क्रूरता या उसको तंग किया गया हो, तब जो है न्यायालय मानकर चलता है कि आपने जो है दहेज मृत्यु कारित की है। अब देखिए, एक अब बात आती है पूर्व। अपन ने ये शब्द पढ़ा पूर्व, पूर्व शब्द पढ़ा अपन ने। तो अब पूर्व का मतलब क्या है? तत्काल पूर्व या कितने पूर्व? ये तो एक तथ्य का प्रश्न हो गया कि पूर्व का मतलब क्या। तो इसमें एक बात है, इसमें एक आंध्र प्रदेश का बात है, तुमल्ला, तुमल्ला नाम का बात है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आप याद रखिए तुमल्ला, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें तुमल्ला वेंकटेश्वर राव, वेंकटे वेंकट वेंकटेश्वर राव, ठीक है। ये बात है तुमल्ला वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रदेश, ठीक है, सीधा लिख दिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो वाद है ये 2014 का वाद है, 2014। तुमल्ला वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का विवाद है। इसमें ये कहा गया कि मृत्यु के कुछ पूर्व का अर्थ मृत्यु के तत्काल पूर्व तक सीमित नहीं। मृत्यु के कुछ पूर्व का अर्थ तत्काल पूर्व तक सीमित नहीं है, तत्काल पूर्व तक सीमित नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये इस बात में कहा गया कि तत्काल पूर्व तक सीमित नहीं है, सीमित नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तत्काल, जब मृत्यु हुई उससे 4 दिन पहले बोले दहेज की मांग की थी, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब मृत्यु हुई उसके 4 दिन बाद, 5 दिन पहले, सॉरी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मृत्यु जो है बोले दहेज की मांग की जा रही थी और वो मर गई, ऐसा नहीं, ठीक है। ये तथ्य का प्रश्न है, इसका भी न्यायालय निराकरण करेगा। न्यायालय देखेगा कि भाई तत्काल पूर्व का जो
पूर्व शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो ये अपने अपने हर मामले में अलग हो सकता है। तो तत्काल पूर्व का अर्थ जो है कि सीमित नहीं है, मतलब ब्रॉड है, न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है वो कब मानता है। मैं ये अब पता पड़ा जब शादी हुई थी उस समय जो है, जब अब तक की 7 साल की बात आ रही, मान लो कोई शादी के 6 साल बाद कोई महिला मरती है, उसमें पता पड़ा पहले मांग करते थे, फिर बात फिर नॉर्मल हो गए, उसके बाद फिर बीच में करने लगे, तो भी ये तथ्य का प्रश्न है ना। ये हर मामले में अलग अलग हो सकता है कि भाई दहेज की मांग की जाती थी, पहले की जाती थी, फिर बंद हो गई, फिर बीच में फिर करने लगे। तो इस तरीके से ये तथ्य का प्रश्न होता है हर मामले में। तत्काल पूर्व का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि भैया आप कहो कि भले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले मांग की गई थी, ऐसा कोई उसका अर्थ नहीं, उसको आप बांध नहीं सकते इतने अर्थ में, ठीक है। तो इसमें जो है सजा कितनी है, कम से कम जो है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। इसमें सजा है 7 वर्ष से आजीवन, यानी कि न्यूनतम 7 वर्ष तो होगा ही होगा अगर कोई व्यक्ति दहेज पारित करता है, तो 7 वर्ष तक की कारावास तो है ही है उसमें, और जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है। तो ये याद रखना है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो दहेज मृत्यु पारित करता है उसमें क्या जो है मृत्यु दंडादेश है, तो मृत्यु दंडादेश इसमें नहीं है। कितना है, 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष इसमें सजा है जो आजीवन कारावास तक जो है जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई एक तो मृत्यु हो रही है उसमें केवल आजीवन कारावास दे रहे हैं, हत्या मृत्यु दंड क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि कोई भी धाराएं लगती हैं तो केवल स्पेशल ऐसा तो नहीं है कि एक धारा लगे, अगर ये लगती है साथ में कई और धाराएं भी लग जाती हैं। हत्या होगी तो वो भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगी, दहेज मृत्यु की तो लगेगी लगेगी, हत्या की भी लगेगी धारा, दोनों लगेगी बराबर। और फिर न्यायालय देखेगा, अगर उसे लगता है कि भाई बहुत ही बेरहमी से मारा तो वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, लेकिन वो धारा 304 बी के तहत ना देके फिर वो काय के तहत देगा, वो 302 के तहत दे देगा, ठीक है। तो दोनों धाराएं मिलकर लग सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसमें जो है सजा कितनी है, 7 वर्ष से लेकर जो है आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे 304 हो गया, 305 जो है अपन पढ़ेंगे दुष्प्रेरण के बारे में है। 300 सेक्शन 300, ये सिंपल है, ये सीधा सीधा पढ़ना है आपको। ये सेक्शन जो है 305 है, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 305 क्या है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और 306 जो है आपका आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो 305 और 306 दोनों धाराएं एक साथ आप पढ़ेंगे, 305 और 306। 305 क्या है, शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति को की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का क्या हो रहा है, दुष्प्रेरण। मतलब क्या है इसका मतलब, ये कि आप उकसा रहे हो सामने वाले को। एक तो नाबालिग है व्यक्ति, शिशु है, 18 नाबालिग मतलब 18 वर्ष से कम आते हैं इसमें, कि अगर जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम हो और उस व्यक्ति को आप उकसाते हो, या कोई पागल व्यक्ति हो, या कोई जड़ व्यक्ति है जिसमें कम बुद्धि होती है, इस तरीके का व्यक्ति है जो समझता नहीं है, उसको आप उकसाते हो कि भैया तुम्हारी जिंदगी तो खराब है, मर जाओ। तो वो एक क्या कह सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति को उकसाहट कर रहे हैं, और उस उकसाहट में वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो है आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है धारा 305 की तहत क्या हो सकता है, दोषी हो सकता है। कैसे व्यक्ति उस व्यक्ति को जो है उकसा रहे हैं, इस व्यक्ति को उकसा रहे हैं, किस लिए उकसा रहे हैं, उसकी मृत्यु कारित, जहाँ की वो अपनी जो है आत्महत्या कर ले, मतलब स्वयं मृत्यु कारित कर ले। तो ऐसी अगर कोई आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, या फिर 10 वर्ष तक के
कारावास से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन याद रखना है इसमें केवल। 306 कहती है उपरोक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की आत्महत्या करना। 306 क्या है देखिए, 306 कहता है, सॉरी, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 क्या है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आत्महत्या का दुष्प्रेरण। देखिए दोनों धाराओं में अंतर क्या है, तो इसमें भी दुष्प्रेरण उसमें, दोनों ही दुष्प्रेरण की धारा है। बस अंतर इतना है कि यहाँ जो है शिशु है, पागल है, उन्मुक्त व्यक्ति है, उसको आप दुष्प्रेरित कर रहे हो। यहाँ जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको दुष्प्रेरित कर रहे हो। ठीक है, यानी कि इस धारा से भिन्न अपराध है जो, यानी कि जो शिशु है, कोई उन्मुक्त है, कोई पागल व्यक्ति, उनको छोड़कर अन्य व्यक्तियों का अगर आप दुष्प्रेरण करते हो, नॉर्मली मान लो मैं हूँ, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, 18 साल से ऊपर का है, स्वस्थ है, उसको हम दुष्प्रेरित करते हैं ताकि वो हमारे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। तो ऐसी धारा से संबंधित जो अपराध है धारा 306 में आती है। बस इतना अंतर है दोनों ही धाराओं में। और इसमें जो सजा है आपकी 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें सजा कितनी है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 10 वर्ष तक का जो है कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा जो क्या करता है, उस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है, ताकि वो व्यक्ति, ये एक तरीके से स्वस्थ चित्त व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है। बस इतना अंतर है इन दोनों धारा में। चूंकि यहाँ पागल था, शिशु था, है ना, उन्मुक्त व्यक्ति था, उसको कर रहे थे, तो वहां मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है आपको, आजीवन कारावास की भी हो सकती है, और 10 वर्ष। चूंकि यहाँ समझदार व्यक्ति, अब देखिए इधर सजा 10 वर्ष तक की इसलिए हो रही कि देखिए अब हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है ना, अगर कोई मुझे दुष्प्रेरित करता तो मेरे में भी तो अपना विवेक होगा, और उसके कहने अनुसार अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो इसीलिए इसमें सजा इतनी है। तो इसीलिए इसमें सजा कितनी है, 10 वर्ष। हालांकि 10 वर्ष भी बहुत होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करता है उसे 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो दोनों धाराएं याद रखना है, आपको जोड़ा बना के याद रखना है। दुष्प्रेरण याद रखेंगे हत्या का, आत्महत्या का। देखिए हत्या ही है वो तो, आत्महत्या क्यों बोलते, हत्या में आ लग जाता है, मतलब ऐसी हत्या जो आदमी स्वयं करता है, मतलब अपनी हत्या जब आदमी स्वयं करता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्महत्या, है ना। हत्या तो हो रही है लेकिन कौन कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हम अपने आप में अपनी हत्या कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आत्महत्या। तो एक तरीके से ये कह रहा है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित धारा कौन कौन सी, 305 और 306। 305 और 306 से संबंधित है, आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। पहला तो नाबालिग शिशु समझ लीजिए, तो ये याद रखना पूछी जाती है धारा। अब देखिए, अब प्रयत्न की बात करेंगे हम। अब आपके जो है प्रयत्न शुरू हो जाएंगे। 307 से जो है आपके प्रयत्न है, 307। इसके अलावा आपका जो है 308 और 309, ये 3 सेक्शन आपको इकट्ठे याद रखना है। 307, 308 और सेक्शन 309, इनका एक जोड़ा बनाएंगे आप। ये प्रयत्न, यहां प्रयत्न लिख लीजिए। ये है दुष्प्रेरण, ये वो वाला नहीं है, ये दुष्प्रेरण है काय का, हत्या आपराधिक जो सॉरी आत्महत्या का। और ये क्या है, ये हत्या का प्रयत्न है, ये हत्या का प्रयत्न। सबसे पहले 307 क्या है, हत्या, ये हत्या का प्रयत्न है। पहले मैं सेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन पूछे जाते हैं। ये हत्या का प्रयत्न है, ठीक है। उसके बाद आप बात जानते हैं कि भाई हत्या होती है तो हत्या के बाद जो है क्या आता है, आपराधिक मानव वध आता है। तो 308 में क्या आएगा, प्रयत्न है आपराधिक मानव वध का, आपराधिक मानव वध। ये लोग गलत करते हैं इसीलिए याद रखना। 307 में हत्या का प्रयत्न, 308 में आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, और 309 में क्या है, आत्महत्या का प्रयत्न, आत्महत्या का प्रयत्न। ठीक है, ये सब प्रयत्न ही है, और ये भी प्रयत्न है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, पहले से सेक्शन याद रखना। सबसे पहले हत्या का प्रयत्न 307 से शुरू होता है, 307 से 309 तक कहां जाते हैं, प्रयत्न है। 307 में हत्या का प्रयत्न है, 308 में आपराधिक मानव वध का प्रयत्न है, और 309 में जो है आपका आत्महत्या का प्रयत्न है। तो भाई प्रयत्न होता क्या है, ये प्रयत्न होता है क्या,
प्रयत्न मतलब कोई अपराध जो है कब प्रयत्न, सीधा सीधा हत्या क्या, कोई भी अपराध हो कब प्रयत्न माना जाए। देखिए जब आप कोई अपराध करने जाते हैं और वो अपराध जब आप करने जाते हैं और वो अपराध आप पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब आधा रह जाता है, आप हत्या करने जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, यानी कि अधूरा रह गया अपराध, तो उसको क्या माना जाता है, एक तरीके से प्रयत्न क्या है, अधूरा अपराध। प्रयत्न क्या है, अधूरा अपराध होता है। प्रयत्न क्या है, अधूरा अपराध होता है। मतलब आप करना तो चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए किसी वजह से, एक्स वाई जेड कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप नहीं कर पाए, तो ये एक तरीके से क्या होता है, अधूरा अपराध होता है, पूर्ण अपराध नहीं होता। पूर्ण होता तो फिर हत्या ही हो जाता है ना, आत्महत्या हो जाता। अगर आत्महत्या करें, अगर किसी की हत्या कर रहे हैं तो फिर हत्या हो जाता है, आपराधिक मानव वध कर रहे हैं तो आपराधिक मानव वध हो जाता है, आत्महत्या करें तो आत्महत्या हो जाती है। लेकिन आप आत्महत्या नहीं कर पाए, आप आपराधिक मानव वध नहीं कर पाए, आप हत्या नहीं कर पाए, तो वो काय की श्रेणी में आएगा, वो प्रयत्न की श्रेणी में आएगा। तो इसी इनको भी अलग अलग से जो है डिफाइन कर दिया गया। ये कहता है धारा 360 के अधीन कोई कार्य प्रयत्न तब कहा जाता है जबकि पहला कहता है ऐसा कार्य धारा 299 और 300 में उल्लिखित हत्या के लिए आवश्यक दुराशय के साथ किया जाए। मतलब इसमें भी दुराशय आवश्यक है, इसमें सारे फैक्ट जरूरी हैं, बस अंतर ये कि वो पूर्ण नहीं हो पाता अपराध, ठीक है, दुराशय होता है, वो धारा 300 के किसी अपवाद में नहीं आता है। ये तो जो हत्या के जो फैक्ट है वो सब इसमें आते हैं, बस अंतर इतना है कि ये पूर्ण नहीं हो पाता। अभियुक्त के नियंत्रण से बाहर की किसी परिस्थिति या कारण से उस कार के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित ना हो सकी, बस इतना अंतर है। मतलब पूरे फैक्ट तो हत्या के इसमें भी होते हैं, इसमें आपराधिक मानव वध के फैक्ट होते हैं, इसमें आत्महत्या के फैक्ट होते हैं, बस अंतर इतना है कि वो अपराध जो है पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है, अधूरा। कोई हम कार्य कर रहे थे वो पूर्ण नहीं हो पाया, अधूरा रह गया, तो उसको प्रयत्न कहते हैं। तो ये कह रहा है, इसमें भी उदाहरण दे रखे हैं कि एक उदाहरण देख लीजिए, या का वध करने के आशय से का उस पर गोली का उस पर ऐसी परिस्थिति में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो का हत्या का दोषी होता। का ने इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया। मतलब आपने किसी व्यक्ति पे गोली चलाई और अगर वो गोली उसको बाई चांस लग जाती तो क्या होता, आप हत्या के दोषी होते। चूंकि उसको चूक गई या मान लीजिए रगड़ खा के निकल गई तो आप काय के दोषी होंगे, आप जो है हत्या के प्रयत्न के दोषी होंगे। ठीक, एक दूसरा उदाहरण भी है, का एक कोमल वयस्क शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। ये कह रहा है कि एक बालक होता है, एक मिनट भैया इसमें रखो, एक बालक होता है, वो बालक जो है वो एक मतलब छोटा बच्चा है, आप उसको जंगल में छोड़ के आए। अब जंगल में छोड़ के आए, स्वाभाविक सी बात है, अगर वो जंगल में आप किसी बालक को छोड़ के आएंगे, उसे सेब चीते जो भी जंगली जानवर अगर खा लें तो ये क्या होगा, हत्या होगा। लेकिन मान लो अगर किसी कारणवश वो बच्चा क्या होता है, बच जाता है, किसी कारणवश वो बच्चा बच जाता है, तो ये क्या है, ये भी जो है हत्या का प्रयत्न माना जाएगा। अब देखिए नॉर्मल आदमी बड़े व्यक्ति को छोड़ना एक अलग बात होती है कि एक नाबालिग बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको आप जंगल में डाले आए, कोई जानवर खा लेगा, उसे मार डालेगा तो वो हत्या ही है। लेकिन अब हो सकता है उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गया, किसी भी कारणवश वो बच गया, तो ये क्या होगा, फिर ये जो है आपका हत्या का प्रयत्न माना जाएगा। अगला उदाहरण है, यागी हत्या का आशय रखते हुए का एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। का ने अभी अब तक अपराध नहीं किया, या पर का बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया, और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह या को घायल कर देता है तो इस धारा के प्रथम पैरा के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। फिर इसमें दंड के लिए लिखा है कि कितने दंड से दंडनीय होगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बंदूक खरीदता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारक करना है उसे, और वो उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पहले उसने बंदूक, तो यहाँ तक तो कोई अपराध नहीं बंदूक खरीदना। बंदूक खरीदना भले ही वो किसी की हत्या कारित करेंगे तो भी अपराध नहीं, क्योंकि तैयारी है, तैयारी दंडनीय नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, आप कहोगे कि साहब मृत्यु कारित करने के लिए बंदूक खरीद रहा है तो दोषी क्यों नहीं, दोषी इसीलिए नहीं क्योंकि तैयारी दंडनीय नहीं होती, हत्या की तैयारी वगैरह है, तैयारी दंडनीय नहीं होती, क्योंकि बंदूक आदि वगैरह खरीदना ये क्या है, तैयारी है। और तैयारी इसलिए दंडनीय नहीं माना जाता कि तैयारी को जो है साबित भी नहीं कर सकते, और दूसरा ये बात है कई दिक्कत भी होती है उसमें। अब मान लो कोई तैयारी कर रहा था, बाद में उसका मूड बदल जाए, है ना, बहुत सी चीजें होती हैं, इसीलिए तैयारी को दंडनीय नहीं माना जाता, है ना। तैयारी प्रक्रम पूर्व पहली अवस्था होती है, इसलिए उसको हालांकि कई जगह तैयारी को दंडनीय माना गया है, लेकिन सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती, सामान्यतः दंडनीय नहीं होती। कुछ अपवाद है जहां तैयारी को भी दंडनीय माना गया है, जैसे डकैती डालने की तैयारी करना, इसको दंडनीय बनाया गया है।
लेकिन सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती। तो आप बंदूक खरीद रहे हैं, एक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो दंडनीय नहीं है प्रथम तरीके से, तो वो दंडनीय वगैरह नहीं होती। लेकिन नॉर्मली जो है ये, हाँ ये पढ़ रहे थे हम। तो इसमें क्या कहते हैं, वो बंदूक खरीदता है, यहाँ तक तो उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो बंदूक खरीदता है उसके बाद उस पर जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करनी थी उस पर गोली वगैरह चलाता है, और अगर उस व्यक्ति को चलाता है तो क्या है, और मान लो वो व्यक्ति बच जाता है तो वो काय में आएगा, वो हत्या के प्रयत्न में आएगा। और फिर उसमें सजा की प्रोविजन भी रखा है कि मान लो अगर उसे चोट आ जाती है तो कितनी सजा से दंडनीय होगा, इसमें अलग अलग सजा दे रखी है। इसमें लिखा है हत्या का दोषी होता तो दोनों में से किसी मादिक कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा व्यक्ति की उपाधि कारित हो जाती है तो अपराधी आजीवन कारावास। तो इसमें दो प्रकार की सजा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की जो है हत्या कारित करने का प्रयत्न करते हैं तो सामान्यतः सजा कितनी है, 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना। और मान लो अगर आप जब किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को चोट लगती, मान लो गोली लग गई उससे या उसको कोई घाव आ गया और वो बच गया, तो फिर यहाँ सजा जो है 10 वर्ष से बढ़कर कितनी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगी। ठीक है, तो अंतर इतना है, दो प्रकार की सजा है। एक आप हत्या करने का प्रयास करते हो, उसमें कोई चोट वगैरह नहीं आती, नॉर्मली बच जाता है व्यक्ति, तो फिर 10 वर्ष की सजा। और अगर उसी अपराध को करते समय अगर किसी व्यक्ति को चोट आ जाती है और फिर वो बच जाता है तो सजा जो है आजीवन कारावास हो जाती है। तो दो प्रकार की जो है इसमें सजा दे रखी है। ऐसे ही विष का उदाहरण है, हत्या कर विष द्वारा या की हत्या करने का आशय रखते हुए का विष खरीदता है और उसे उसी के भोजन में मिला देता है। जो का ने अपने पास रखा है, काश के पास रहता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया, का उस भोजन को या की मेज पर रखता है, उसको या की मेज पर रखने के लिए या के सेवकों को परिदत्त करता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। अब देखिए इस उदाहरण को थोड़ा ध्यान रखिए। एक व्यक्ति एक जहर के द्वारा, जो विष के द्वारा, पॉइजन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मारना चाहता है, उसने विष खरीदा, अपने पास रखे हुए, तो अभी तक तो उसने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कहा ना प्रिपरेशन है, तैयारी है, तो वो दंडनीय नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसको क्या करता है, खाने में मिलाता है, यहाँ भी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो उसकी, मान लो कोई व्यक्ति बैठा है सामने वाली टेबल पे बैठा है, तो वो किसी नौकर या वेटर वगैरह होते हैं उनको देता है उसमें जहर मिला के, जैसे ही वो वेटर के हाथ में देता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, प्रयत्न का दोषी हो जाता है। ठीक है, कहां तक, कहां से दोषी होगा, अपने पास रखे मिलाने वहां तक तो नहीं, जैसे ही वो बैटर को देता है, मतलब एक क्रम आगे बढ़ा उसका, जैसे ही उसने बैटर को दिया, वो बैटर जो होता है उसको दिया खाने में जहर मिला के ताकि वो उसकी टेबल पे ले जाए सर्व करने के लिए, तो जैसे ही उसने उस अपराध को किया वो काय का दोषी हो जाएगा, हत्या के प्रयत्न का दोषी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो वो खा ले और मर जाए तो फिर हत्या का दोषी हो जाएगा। और मान लो किसी कारणवश वो वहां उसकी टेबल पे खाना जाता है, वो नहीं खा पाता या उठ के चला जाता है, या मान लो फैल जाता है कोई, ठीक है, तो फिर ये जो व्यक्ति काय का दोषी हो जाएगा, हत्या के प्रयत्न का दोषी हो जाएगा। कब दोषी हो जाएगा, जैसे ही वेटर के हाथ में देता या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में। ऐसे ही जो है अब आपका धारा 300 सदोष मानव वध भी जो है सेम वही जो है इसमें फैक्ट रहते हैं, मतलब उसमें ये आपके आपराधिक मानव वध के जो फैक्ट है सारे इसमें आते हैं, बस इसमें भी इतने हैं कि वो अपराध जो है पूर्ण नहीं हो पाता, अपनी पूर्णता जो है वो अपराध प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसमें लिखा है धारा 200, ऐसा जो अपराध है धारा 299 में उल्लेख जो आवश्यक दुराशय के साथ किया, तो इसमें भी दुराशय होता है, दुराशय तो हो गई, बस इतना अंतर है कि भाई ये पूर्ण नहीं होता। ठीक है, धारा 300 में 300 की अपवादों में जो है आता हो, है ना, ये सारी चीजें अभियुक्त के नियंत्रण से बाहर किसी परिस्थिति के कारण या उस किसी मृत्यु, चलो ये छोड़िए, इसमें कुछ नहीं। एक चीज इसमें जरूर है, देखिए दृष्टांत इसका जो है, दृष्टांत है, 1 मिनट, 300 सॉरी 300 कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, 308, 308 पढ़ रहे हैं। हाँ दृष्टांत देखिए, दृष्टांत ही है इसका। दृष्टांत कहता है का गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है, का ने इस धारा में अपरिभाषित अपराध किया है। तो कुल मिला के ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन में अगर किसी अन्य व्यक्ति पर कोई प्रहार करता है और अगर वो ऐसा अपराध है जो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की कोटि में होता है, यानी कि अगर वो उसकी हत्या कारित कर देता है तो वो अपराध कौन सा अपराध होता है, वो आपराधिक मानव वध का अपराध होता है। ऐसे में वो व्यक्ति उस व्यक्ति की अगर मालूम मृत्यु नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति काय का दोषी होगा, आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का दोषी समझा
जाएगा। ठीक है, काय का समझा जाएगा, आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का दोषी समझा जाएगा। ये इसमें एक उदाहरण दे रखा है। ऐसे ही एक उदाहरण आप इसमें और है, इसमें तो नहीं है लेकिन एक और है कि मान बिना प्रति हेतु के, नहीं वही है, पिस्तौल वगैरह चलाता है। अब इसमें दंड देख लीजिए, इसमें दंड क्या है। ये कहता है दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, और यदि इसके परिणाम स्वरूप उपाधि हो जाती है तो उसकी अवधि 7 वर्ष। तो इसमें दंड कितना है, 3 वर्ष तक का। 3 वर्ष तक का साधारण दंड है। और अगर किसी व्यक्ति को उपहति हो जाती, क्षति जैसे इसमें हो रही थी वैसे ही इसमें अगर उपहति वगैरह हो जाती तो फिर 7 वर्ष तक का, फिर कितना दंड होगा, 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। दो तरह के दंड है, इसमें भी 2 तरीके के थे, इसमें 10 वर्ष आजीवन था और इसमें शायद 3 वर्ष और 7 वर्ष तक का है। आत्महत्या का प्रयत्न देखिए 309 क्या है, आत्महत्या का प्रयत्न। अब एक क्वेश्चन ये आता है देख, इसमें ये आता है कि कौन सा ऐसा अपराध है जो पूर्ण होने पर दंडनीय नहीं होता। संहिता में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अपराध है जो पूर्ण होने पर दंडनीय नहीं होता, तो ये वो वाला अपराध है, ये पूर्ण होने पर दंडनीय नहीं होता। धारा 309 एक ऐसा अपराध, एकमात्र ऐसा अपराध है संहिता का जो पूर्ण होने पर दंडनीय नहीं होता। मतलब अगर ये अपराध पूरा हो जाता है तो दंडनीय नहीं है, लेकिन ये अपराध अगर पूरा नहीं हो पाता है तो दंडनीय है। ठीक है, ये अपराध अगर पूरा हो जाता है तो दंडनीय नहीं होता, लेकिन अगर पूरा नहीं हो पाया तो दंडनीय होता है। अब आप कहोगे पूरा हो जाता है, पूरा देखिए, आत्महत्या मतलब अपनी स्वयं की मृत्यु। अब जो व्यक्ति अपनी स्वयं की मृत्यु कारित करना चाहता है और अगर वो अपराध पूरा हो जाए, यानी उसने आत्महत्या अगर कर ली, तो आप किसको दोषी ठा मतलब किसको सजा दोगे, किसी को सजा देना जिसको थी वो तो मर ही गया, उसको तो सजा आप दे ही नहीं सकते। इसलिए ये एकमात्र ऐसा अपराध है जो अपराध अगर ये अपराध जो है पूर्ण होने पर जो है दंडनीय नहीं होता। हाँ, ये दंडनीय तभी होता है जब आप आत्महत्या करना चाहते तो किसी कारण से आप बच गए, आप बच गए तो फिर दोषी होंगे आप। इसमें जो है सजा भी काफी कम है, इसमें जो है केवल 1 वर्ष तक की सजा है, 1 वर्ष तक का, वो भी सादा प्लेन कारावास है। 1 वर्ष तक का कैसा है, 1 वर्ष तक का जो है सादा कारावास दिया जाता है इसमें। इसमें कितना सजा है, केवल 1 वर्ष तक का कारावास है, वो भी सादा। अब आप कहोगे कि भाई इसमें इसको जो है दंडित क्यों बनाया गया है, भाई इसको जो है दंडित क्यों बनाया गया है, इसका क्या वजह है कि भाई आत्महत्या बोले हमारी जीवन है हम समाप्त कर लें। तो इसके पीछे भी जो है न्यायालय का कई रीजन है, कई लॉजिक है न्यायालय के। न्यायालय मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अकेला नहीं होता, उसके ऊपर उसके परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति अगर मरता है परिवार में तो ये समझ लीजिए कि कई लोगों की जिंदगी जो है उससे प्रभावित होती है। इसीलिए ये कहते हैं कि भैया केवल आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आपके बच्चों का है, आपकी पत्नी का, आपके माता पिता का भी जीवन है। तो उस जीवन को आप अपने आप खत्म नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए विधि आपको अधिकार नहीं देती कि आप जो है आत्महत्या कर लें। इसीलिए ये धारा जो कहती है कि भैया आत्महत्या नहीं कर सकते आप, है ना। तो फिर इसमें एक बात था, पीर अतिनाम बनाम भारत संघ। ये कहता है जीवन के अधिकार में अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार शामिल है। देखिए ये केस में क्या कहता है, 1 मिनट। अब इसमें क्या है, इसमें काफी विवाद रहा है इस केस में। इसमें कई लोगों ने कहा कि भैया हमारा जीवन है हम समाप्त करें या जिए हमारी मर्जी, विधि क्यों रोकती है हमें। तो इसमें कई विवाद रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो है एक वाद आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, पीर अति नाम बनाम का वाद था। उस वाद में कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। उसमें मतलब आपको दे दिया कि भाई आपका जीवन आप चाहो खत्म करो। दुप्पी ये हालांकि संविधान के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसमें भी पूछा जा सकता है, रथी पूछा जा सकता है ये रथी नाम। इतना ही बहुत है क्योंकि ये बेसिक कीमत की है। तो पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994 का मामला है वर्सेस भारत संघ 1994। ठीक है, इस बात में क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये पूछा जाता है। इस बात में क्या कहा गया कि जीवन के अधिकार में अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। जीवन के अधिकार में अपना जीवन समाप्त
करने का अधिकार भी शामिल है। इंपॉर्टेंट केस है। पूछा जा सकता है कि किस बात में कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। सीधी सी बात। कौन से बात में कहा गया था? पी रथीनाम बनाम यूनियन ऑफ जो या भारत संघ। पी रथीनाम बनाम भारत संघ जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला था ये 1994। अब आप कहोगे कि भैया वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसको अंत जो है इस धारा को क्या कर दिया गया, बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसको? असंवैधानिक, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि जीवन के अधिकार में जो है आपका मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। पहले तो आपसे कह दिया गया 1994 की स्थिति थी कि आपसे कह दिया गया 1996 तक रही ये स्थिति, कि कब तक रही? 1996 तक। मतलब ये समझ लो कि 1994 से 1996 तक आप मर सकते थे, आप कोई सजा नहीं। मान लेते आपको मरना है, मरिए, बढ़िया, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल, आपकी इच्छा, मरना चाहो मरो, बाहर में जाओ कुल मिला के। तो ये न्यायालय का था फैसला। ठीक है, लेकिन उसके पास से स्थिति बदल गई 1996 की। 1996 में कौन सा वाद आया? 1996 में महत्वपूर्ण वाद आया ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज का। ज्ञान कौर, ये इंपॉर्टेंट बात है, बनाम वर्सेस पंजाब राज्य। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कब का? 1996 का। तो अब आप कहोगे इस बात में क्या गया? इस बात में इसका उल्टा कहा गया। इसमें कहा गया था जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। कौन से बात में? पी रथीनाम में। और इस बात में क्या कहा गया? इस बात में कहा गया कि भाई जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, आप मर नहीं सकते अपनी मर्जी से, सरकार जीने नहीं देती है ना, ये कह रहा है अपनी मर्जी से मरने भी नहीं देती। तो उसमें ये कह रहा है कि जीवन के अधिकार में जो है आपका मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किस बात में कहा गया? ये पूछा जाता है कि किस बात में कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का जो वाद है 1996 का, इसमें धारा जो है ये जो धारा 309 है उसको असंवैधानिक मानते हुए कहा गया कि जीवन के अधिकार में समाप्त करने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब ये कहा गया, इसी बात को जो है असंवैधानिक मानते हुए ये कहा गया कि जीवन के अधिकार में जो है आपको मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस बात में ये पूछा जाता है मोस्टली। लेकिन अगर उल्टा, ये तो अब पूछा ही जा रहा है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो लोगों को ध्यान नहीं रहता कि भी किस बात में कहा गया कि उल्टा कहा गया था। इसमें कहा गया था जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, और इसमें कह दिया गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो दोनों केस याद रखना है, किसमें कहा गया। और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है, पंजाब ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। आज की स्थिति में हम देखें तो कह सकते हैं कि जीवन के अधिकार में जो है मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये वर्तमान स्थिति जो अभी चल रही है। ठीक है, बदलती रहती है स्थिति, वर्तमान में तो फिलहाल यही चल रहा है। तो याद रखेंगे दोनों की बात महत्वपूर्ण बात है, संविधान के हिसाब से भी महत्वपूर्ण और इस अधिनियम के हिसाब से भी जो है महत्वपूर्ण है। इसमें एक जो है एक बात और आया है नया जो है, कॉमन कॉज रजिस्ट्री सोसाइटी बनाम संघ सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो बात है, कॉमन कॉज के नाम से कहा है, कॉमन कॉज। इसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। देखिए क्या दिया गया वर्तमान की स्थिति। कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी। ठीक है, रजिस्टर्ड जो है सोसाइटी थी ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी जो है, इस रजिस्टर्ड सोसाइटी ने कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी, इस रजिस्टर्ड सोसाइटी ने भारत संघ बनाम भारत संघ वर्सेस जो है भारत संघ के खिलाफ जो है एक वाद किया है इन्होंने। भारत संघ के खिलाफ क्या किया? बात किया 2018 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, 2018 का। ये आपने देखा हुआ, एक नर्स थी उनके आधार पर था, तो उसके आधार पर जो है इसमें एक सोसाइटी थी, उसने सोसाइटी ने जो कॉमन कॉज सोसाइटी थी उसने जो है एक वाद किया। उसमें 5 सदस्य की जो है पूर्ण न्यायपीठ ने एक निर्णय दिया। इसमें कितने जज बैठे थे? पांच पांच ही लिख लीजिए। 5 जजों की जो है एक बेंच बैठी थी, 5 जजों की जो है
सुप्रीम कोर्ट में एक 5 जजों की क्या बैठी, एक बेंच बैठी। उस बेंच में जो वर्तमान की स्थिति है, 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने मृत्यु के अधिकार पर व्यापक चर्चा करते हुए यह अभिव्यक्त किया कि जीवन की संभावना न बचने पर चरम अपवादिक दशाओं में गर्मापूर्ण तरीके से मृत्यु प्राप्त करना व्यक्ति के जीवन के अधिकार में निहित है। ये नया सिद्धांत है अब वर्तमान की स्थिति में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बचने की चरम अपवादित संभावना, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन में, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है और वो इस परिस्थिति में है आज की दशा में कि उसका बचना बिल्कुल संभव नहीं है, वो जानता है कि भाई वो मृत्यु तुल्य जीवन जी रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वो मृत्यु तुल्य जीवन जी रहा है, जैसे कि कोमा में चला गया है और उसके कोमा से बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं है ना, इस तरीके की अवस्था में है, या कोई लाचार हो गया और वो बिल्कुल ही मतलब दूसरों पर ही डिपेंड है, वो मतलब सही हो ही नहीं सकता, या बिल्कुल उसमें बिल्कुल संभावना बिल्कुल 0%, 1-2% से भी कम संभावना, बिल्कुल नगण्य संभावना अगर है, तो ऐसी अपवादित दशाओं को कह रहा, ऐसी अपवादित दशाओं में उस व्यक्ति को जो है गर्मापूर्ण जो है उसको गर्मापूर्ण तरीके से मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब वो क्या कर सकता है, वो जो है स्वेच्छा मृत्यु कारित, मतलब उसकी जो है स्वेच्छा मृत्यु कारित की जा सकती, मतलब वो चाहे सिलेक्शन कर सकता है ऐसा व्यक्ति कि उसको मरना है। लेकिन इसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी उसमें लिखा है प्राप्त व्यक्ति जीवन के अधिकार में नहीं थे। न्यायालय ने कहा कि विधि में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना एवं चरम कष्ट में मृत्यु शैया पर पड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु को सुगम बनाने में सहयोग देना समान नहीं है। यहाँ प्रथम विधि में निषिद्ध दंडनीय अपराध है, जबकि दूसरी सद्भावना पूर्वक किए जाने की दशा में। कुल मिला के ये इसको कहते हैं यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का सिद्धांत दिया है, इसको पूछा जाएगा, इसको कहते हैं स्वेच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया। ये भी याद रखना कि यूथेनेसिया का सिद्धांत कब दिया, ये सभी के मामले में लागू नहीं होता यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का अर्थ होता है स्वेच्छा मृत्यु, लेकिन ये अपवादित दशाओं में है, हर किसी को नहीं है ये अधिकार। कोई व्यक्ति इतना लाचार हो गया कि अब उसको ठीक होने की जो है कोई संभावना नहीं बची, अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो न्यायालय में आवेदन कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वही मर जाए, उसको भी न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है, न्यायालय उसकी जांच करता है। उसके बाद जो लोग उसकी सेवा कर रहे होते हैं वो व्यक्ति भी इस बात का डिसाइड करते हैं कि भाई अब वो नहीं कर सकते उसकी सेवा, तब जाकर के उसकी जो है मृत्यु कारित की जा सकती है, मतलब गर्मापूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं कि जो है उसको स्वेच्छा मृत्यु दी जा सकती। तो यूथेनेसिया का सिद्धांत ये दिया है कॉमन कॉज, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी के बाद में जो है इसको जो है न्यायालय ने मान्यता दी है। तो अगर कोई पूछे कि यूथेनेसिया का जो सिद्धांत है कि भारत में लागू, बिल्कुल लागू है, लेकिन अपवादित परिस्थितियों में। क्या कह सकते हैं आप, अपवादित परिस्थितियों में, सामान्यतः तो लागू नहीं, हर किसी के लिए थोड़ी ना है। आज हम न्यायालय में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां आवेदन लगाते हैं कि भैया हमको, हम जो है मृत्यु चाहते हैं, हमें जो है मरने का जो है राइट दिया जाए, हम मरना चाहते हैं, तो न्यायालय उसको अनुमति नहीं देगा। तो ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ अपवादित दशाएं हैं जिनमें न्यायालय है आपको जो है मरने का अधिकार दे सकता है। लेकिन कब, जब आपकी बचने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो, कोई बीमारी हो ऐसी गंभीर। ऐसा इसलिए किया गया था, इसमें आप जानते हैं ये केस था, एक नर्स का केस था, नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई मुझे। आपने एक नर्स का जो केस था, उस केस में जो है, उस केस में वो नर्स जो है बलात्कार की जो पीड़िता थी, उसको क्या हो गया था, उसको कोमा में चली गई थी वो, है ना। तो कोमा में चली गई थी, तो कई सोसाइटी वगैरह ने जो है वो उसकी सेवा जो नर्स वगैरह कर रही थी, फिर उसकी तरफ से कई बाद आए कि भाई इसको जो है इच्छा मृत्यु दी जाए। तो उसकी इच्छा मृत्यु के बाद में फिर न्यायालय ने, जो जिस लोगों ने लगाया था, न्यायालय ने उसको खारिज किया और न्यायालय ने ये कहा कि भैया इसका डिसाइड वो नर्सें करेंगी जो उसकी सेवा करती, जो उस हॉस्पिटल में बरसों से, सदियों से, 40-50 साल से उसकी सेवा कर रही हैं, वो ही डिसाइड करेंगी कि इनकी मृत्यु की जाए या न की जाए। तो उन नर्सों ने ये स्वीकार किया कि हम इनकी सेवा करते आए और आगे भी करते रहेंगे, हमें इनकी मृत्यु नहीं चाहिए। तो इस तरीके का जो है न्यायालय ने जो है फैसला दिया था। उसके बाद कॉमन कॉज का जो जस्टिस सोसाइटी वाला जो बात है उसी से संबंधित है। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि भैया तभी दिया जाएगा जब आवश्यक हो, सामने वाला व्यक्ति जो है, जो उसकी सेवा वगैरह कर रहा है वो भी चाहता है, तब। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति चाहता है, जो सेवा कर रहा है उसका जरूरी है मानना,
और जो व्यक्ति मरने वाला है, जो बिल्कुल इस अवस्था में कोई ठीक नहीं हो सकता, तो वो तब जाके जो है कुल मिला के बहुत ही रेयर मामलों में जो है दी जा सकती है। ठीक, बहुत ही रेयर मामले होंगे तो दी जा सकती। अब एक चीज और देख लीजिए, थर्ड सेक्शन आपका 310 और 311 और देख लीजिए। 310 है आपका ठग, सेक्शन 310 जो है आपका जो है ठग है, और 311 है इसका दंड। 311 है ठग और ये दंड। ठग का अर्थ क्या होता है? इसमें लिखा है कि जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट करता है कोई व्यक्ति, बच्चों की चोरी करता है, या उन बच्चों की चोरी करने का प्रयोजन के लिए कोई अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यासतः सहयुक्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति ठग होता है। तो कुल मिला के एक तरीके से लुटेरा टाइप का होता है, जब लोगों को उल्लू भी बनाता है, उनके संग उनको बेवकूफ भी बनाता है, हत्या भी करता है, बच्चों की चोरी भी करता है, ये सारे काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो है ठग कहलाता है। पहले क्या था, पुराने जमाने में भारत में जो है ठगों का बहुत बड़ा आतंक था, बहुत ठग हुआ करते थे। ये ठग प्रथा, जो ठगी प्रथा का जो ठगी जो एक तरीके से प्रथा बन गई थी। कुछ समाज तो ऐसे थे जो ठगी में विलिप्त थे, तो इसमें एक ठगी का अपराध एक प्रथा के रूप में जारी था, मतलब कि प्रथा बन गई थी ठगना लोगों को, ठगी प्रथा कहा जाता था। इसके द्वारा इस अब बात आती है कि इसको एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन जाता है, आपके लिए भी बन जाता है। तो भाई एक भाई जो ठगी प्रथा थी उसको खत्म करने का काम किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने किया। स्लीमैन, ये याद रख सकते हैं, स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन थे। उन्होंने जो है ठगी प्रथा को जो है, कर्नल लिखना जरूरी नहीं, तो स्लीमैन के द्वारा, कर्नल स्लीमैन थे, उन्होंने जो है क्या किया? ठगी प्रथा का जो है किया। इन्होंने जो है एक ऑपरेशन चलाया, तो क्या किया? इन लोगों का दमन किया। तो ठगी प्रथा का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन ने जो है इसका क्या किया? दमन किया। तो ये नॉलेज के लिए भी और आपके आईपीसी के साथ जो है महत्वपूर्ण है। कर्नल स्लीमैन ने जो क्या किया? इसका दमन किया। ये कहता है कि भाई ठगी का उद्देश्य क्या होता है? ठगी व्यक्ति क्या करता है? ठगी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो उससे संपत्ति या कोई वस्तु वगैरह जो है उससे वसूल करे, लेकिन उसके साथ साथ ये कहता है कि उसके साथ लेने के बाद भी वो शरीर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, मारता है। तो कुल मिला के आपको बेवकूफ भी बनाता है, उसके बाद जो है मारपीट, हत्या वगैरह ये भी काम करता है, ताकि दूसरों को पता ना था। तो ऐसा व्यक्ति जो है है ना। इसके लिए दंड कितना है? इसके लिए दंड जो है आपका आजीवन कारावास और जुर्माना है। दंड कितना है? आजीवन कारावास और जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का ठग करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। दीजिए, और आगे जो है आपका गर्भपात करने से संबंधित जो अपराध है वो कल देखेंगे, और भी देखेंगे आगे की, है ना। आगे भी काफी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें रह गई हैं इसमें। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंपॉर्टेंट है, 16 17 चैप्टर ही अगर आप अच्छे से कर लें, और आपके जो है साधारण अपवाद कर लें आप अच्छे से। अपवाद वाला चैप्टर है। इसके बाद जो है आप अध्याय 16 जो है, ये 3 तो बिल्कुल अच्छे से कर लें, 16 और अध्याय 17, ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आप 60 में नहीं, 75% जो है आपका लॉ आईपीसी इसी में से आता है ना। बीच में कुछ प्रोविजन है जो आते हैं छुट्टे बुट्टे, बाकी आप ये समझ लीजिए 75% तो आपका इसी से आना है। ठीक है, पूरा पेपर इसी से बनता है, इन तीनों चैप्टरों से। तो तीनों चैप्टरों को ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये भी अच्छे ढंग से पढ़ना, 17 भी अच्छे पढ़ना है, और बाकी कुछ प्रोविजन बीच बीच में आते हैं छोटे मोटे, तो वो अलग अलग आते हैं, लेकिन ये जो है आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों। ठीक है, ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।